एक बार फिर आपका स्वागत है अभिरागिनी के नए वीडियो में। एक रहस्यमयी श्रृंखला की शुरुआत हुई है जो तंत्र मंत्र के अदृश्य जाल में बुनी गई है। आशा है कि पूरी श्रृंखला आपको पसंद आएगी। अधिक भूमिका नहीं, शुरू करते हैं मालविका श्रृंखला का पहला भाग। चंद्रपुर गांव में प्रवेश करने से पहले कच्ची सड़क के दोनों ओर ऊंचे साल के पेड़ खड़े हैं। पेड़ों के तनों पर काई जमी है। भीगी मिट्टी की गंध से हवा भारी है। बरसात अभी अभी विदा हुई है। मिट्टी की दरारों में जमा पानी से हल्की धुंध उठ रही है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। उसकी रोशनी हरियाली के भीतर प्रवेश कर गहरी होती जा रही है। इसी गांव में रहस्य से घिरी एक पुरानी जमींदार हवेली खड़ी है। स्थानीय लोग उसे काली कुठी कहते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत हवेली से नहीं होती। कहानी की शुरुआत अर्नब के कमरे से होती है। अर्नब मुखर्जी, उम्र 28 वर्ष, लोक संस्कृति और उपनिवेशोत्तर ग्रामीण धार्मिक आचरणों के शोधकर्ता। उसके पिता पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। बचपन से उसने सीखा था कि इतिहास केवल ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि मनुष्य के भय और विश्वास में भी छिपा होता है। 2 महीने पहले विश्वविद्यालय के अभिलेखागार में धूल से ढकी एक फाइल मिली। शीर्षक रुद्रनारायण एस्टेट अग्निकांड उत्सुकता थी। फाइल के अंदर एक अधूरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मालविका का यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 6 प्राण नष्ट हुए, 7वां अछूता है। यदि मैं वापस ना आऊं तो ऊपर के दक्षिणी कमरे के फर्श के नीचे सत्य छिपा है। हस्ताक्षर अनिरुद्ध नारायण। अंतिम पंक्ति कांपते हाथों से लिखी गई थी, मानो जल्दबाजी में समाप्त की गई हो। यह चिट्ठी अर्नब की जिज्ञासा जगाती है। यज्ञ, 7वां प्राण, फर्श के नीचे सत्य, ये शब्द अंधकार की ओर संकेत करते हैं। चंद्रपुर पहुंचकर वह सीधे काली कुठी नहीं जाता। 3 दिन गांव में रहता है। चाय की दुकानों में बैठकर फुसफुसाहटें सुनता है। लोगों के मुंह से जानकारी के टुकड़े इकट्ठा करता है। सेवानिवृत्त शिक्षक रफीकुल इस्लाम सबसे पहले एक नाम स्पष्ट रूप से उच्चारित करते हैं, मालविका देवी। रुद्रनारायण आधुनिक और शिक्षित जमींदार थे, लेकिन उनकी पत्नी मालविका स्वभाव से भिन्न थी। वे संस्कृत जानती थी, तंत्र शास्त्र में रुचि रखती थी। उनकी एक बहन थी मृणालिनी, कमजोर स्वास्थ्य वाली। वह बहन विवाह के 1 वर्ष के भीतर रहस्यमय बीमारी से मर गई। गांव में अफवाह थी, मालविका ने बहन को बचाने के लिए गुप्त साधना शुरू की थी। कुछ लोग कहते थे मृणालिनी मरी नहीं, उसका उपयोग किया गया। अर्नब यह जानकारी अपनी नोटबुक में लिखता है। फिर सामने आता है तांत्रिक केशव चक्रवर्ती का नाम। युवावस्था में वे विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर चुके थे। तंत्र साधना में निपुण माने जाते थे। खुले तौर पर कुछ नहीं करते थे। बाहरी पहचान एक ग्रामीण वैद्य की थी। सुना जाता था कि मालविका ने प्रारंभिक मंत्र शिक्षा उन्हीं से ली थी। बाद में वे और गहरे मार्ग पर चली गईं। चौथे दिन अर्नब काली कुठी में प्रवेश करता है। जंग लगा दरवाजा, लकड़ी पर जले के निशान, अंदर अब भी जले की हल्की गंध है। नीचे की मंजिल खंडहर में बदल चुकी है। दीवारों पर धुएं की रेखाएं, लेकिन ऊपर का दक्षिणी कमरा अपेक्षाकृत सुरक्षित है, मानो आग वहां तक पहुंची ही ना हो। उसे चिट्ठी याद आती है, दक्षिणी कमरे के फर्श के नीचे। फर्श के एक कोने में तख्ता अलग दिखाई देता है। कीलों का रंग अलग है। तख्ता हटाते ही एक लोहे का संदूक दिखाई देता है। संदूक खोलते ही धूप, चंदन और सड़न की मिलीजुली गंध आती है। अंदर लाल मनकों की माला है। 6 मनके काले पड़े हैं। एक स्थान खाली, साथ में कुछ संस्कृत मंत्र। 7 नामों की सूची, 6 के पास सिंदूर का निशान। 7वां नाम अनिरुद्ध, खाली। अर्नब अनुमान लगाता है, 7 प्राणों की शक्ति आह्वान करने का प्रयास हुआ था, मृत्यु को जीतने का प्रयास। अनिरुद्ध
रुद्र नारायण के छोटे भाई थे। आग लगने से पहले उन्होंने कुछ नौकरों को चेतावनी दी थी। 6 नौकर लापता हो गए। पुलिस रिपोर्ट अस्पष्ट थी। 6 बलि, 7वां अनिरुद्ध, लेकिन यज्ञ अधूरा, आग लग गई। जब वह केशव से मिलता है, वे सीधे कुछ नहीं कहते, केवल इतना कहते हैं, अधूरा वृत्त खतरनाक होता है। जो शुरू करता है और पूरा नहीं कर पाता, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। माला संदूक में छोड़ देने के बावजूद अर्णब की हथेली पर लाल निशान उभर आते हैं। रात में उसे किसी के पुकारने का आभास होता है, फिर भी वह तर्क खोजता है। गांव का एक किशोर लापता हो गया है। उसे आखिरी बार साल के जंगल के पास देखा गया था। क्या माला स्वयं पूर्ण हो रही है या पुराना यज्ञ फिर शुरू हो गया है? अमावस्या निकट आती है। दस्तावेज में लिखा था, यज्ञ अमावस्या को शुरू हुआ था। दक्षिणी कमरे के फर्श के नीचे से राख हटाने पर एक अक्षत मंडल मिलता है। केंद्र में तांबे का ताबीज। ताबीज उठाते ही कमरे की हवा भारी हो जाती है। खिड़की की दरार से हवा अंदर आती है। माला के मन के कांप उठते हैं। अर्णब समझता है, शक्ति का केंद्र यही मंडल है, माला केवल माध्यम है। अमावस्या की रात ताबीज को जमीन में गाड़ दिया जाता है। मंत्र उल्टा पढ़ा जाता है। हवा शांत हो जाती है। 6 मन के दबाव से चटक जाते हैं। खाली स्थान फिर नहीं भरता। सुबह साल के जंगल में सामान्य ध्वनियां लौट आती हैं। काली कुठी खड़ी रहती है, लेकिन भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। अर्णब शहर लौट जाता है। अपने शोध पत्र में लिखता है, अधूरे अनुष्ठान भय की नींव बनाते हैं। भय ऊर्जा का वाहक है। अंतिम पंक्ति में लिखता है, सारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, कुछ ऊर्जा सुप्त रहती है। उसकी मेज पर रखा तांबे का ताबीज कभी कभी बिना कारण गर्म हो उठता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस अध्याय का समापन यहीं। पहला भाग आपको कैसा लगा, अवश्य बताइए। अगले भाग के लिए साथ बने रहिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अभिरागिनी के साथ बने रहें।